सुनिए, define coefficient of friction. According to first law of limiting friction, we know limiting friction का first law जो है, according to force of limiting friction, F is directly proportional to R. Force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. ये हमने पढ़ा है. F is equal to mu बोलते हैं इसको. बेटा इसको म्यू बोलते हैं, MEU. म्यू पढ़ते हैं इसको, MEU. म्यू इंटू R. where mu is constant of proportionality. Mu is constant of proportionality and is called coefficient of friction. Coefficient of friction. बेटा म्यू किसके बराबर होगा? F upon R. शाबाश बेटा. Hence the coefficient of friction is defined as the ratio of force of friction to the normal reaction. इनका रेशियो है बेटा, याद रखे, बिल्कुल आसान है, डेफिनेशन खुद बनाना सीखो. म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the two surfaces in contact is defined as the ratio of force of friction to the normal reaction. F है force of friction, ठीक है बेटा, डिवाइडेड है नॉर्मल रिएक्शन. तो आपको पढ़ना है रेशियो. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये मैं यहां पर फॉर्मूला लिख के रखता हूं, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. तो ये याद रखिए, आर एफ इज इक्वल टू म्यू आर. ये मैं बताता हूं, ये हमें जरूरत पड़ेगा. बेटा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, इफ देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देन म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. तब ऐसे लिखा जाता है. और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो ऐसे लिखेंगे. बॉडी अगर मोशन में होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, देन इट इज रिटन एज म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर. ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं. दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. मगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर देख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन. न्यूटन न्यूटन कैंसल. जो म्यू है इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ना इसका यूनिट होता है, ना इसके डायमेंशन होते हैं. इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है बेटा, ये भी एक शॉर्ट आंसर था. देख लीजिए क्वेश्चन. क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इनको डिफाइन करें. फिर इनके साथ थोड़ी सी रिलेशंस भी निकालनी है, वो भी निकालेंगे. ठीक है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल आसान. इधर सुनिए, पहले हम करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन.
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, अगर ये एक टेबल है, इफ दिस इज ए टेबल और इट इज वन बॉडी एंड ओवर दिस टेबल देयर इज ए बुक, दिस इज अनदर बॉडी। ठीक है, बुक का वेट होता है विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट हो गया mg। तो टेबल इसी को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज नॉर्मल रिएक्शन, इट इज r। ठीक है, अगर मैं अप्लाइड फोर्स बुक पर लगाऊंगा यहां से, P इज द अप्लाइड फोर्स, धक्का दे रहा हूं इधर की तरफ, P इज अप्लाइड फोर्स and there is a force of friction, this is force of friction F between the book and the surface of the table, ये force of friction है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है, आप लोगों को एक चीज करना है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम या फिगर बनानी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज आर डैश। व्हाट इज आर डैश बेटा? आर डैश याद रखिए, आर डैश है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच। ठीक है बेटा, व्हाट इज आर डैश? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको डिफाइन करना है, नाउ यू हैव टू डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इफ दिस इज O, A, B and C, now you have to define this angle of friction। बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में एंगल है, ये याद रखना। ये एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल किस किस के बीच में है, वो है रिजल्ट एंगल है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको दो बार पढ़ना है इसमें। ये जो आर डैश है, आर डैश किसका रिजल्टेंट है बेटा? आर डैश किसका रिजल्टेंट है? आर डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ किस किसका? एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है आर डैश। मगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में एंगल है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन, विद नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। आर डैश और आर के बीच में जो एंगल है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए डिफाइन करना इस तरीके से है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन with normal reaction is called angle of friction. Angle of friction is denoted by theta. It is denoted by theta. याद रखिए. Now the relation between mu and theta, relation between mu and theta, उसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन निकालिए. ठीक है बेटा. इन ट्रायंगल OAC मिला ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल मिला आप लोगों को OAC. दिस इज द ट्रायंगल. बेस है OA, परपेंडिकुलर है AC. ठीक है. जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर ये F है ये भी F है,
ठीक है, ठीक है बेटा, जरा आप लोग बता दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल OAC tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AC, बेस कितना है OA, ठीक है, AC है F, O है R, F अपॉन R इज इक्वल टू tan थीटा, बट F अपॉन R किसके बराबर है, बट F upon R is equal to mu. This implies that mu is equal to tan theta. This is the required relation between coefficient of friction and angle of friction. Mu है coefficient of friction, theta है angle of friction. This is the relation between coefficient of friction and angle of friction. और ये relation भी मैं यहाँ पर लिख के रखता हूं, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. दिस इज अनदर रिलेशन. ठीक है बेटा, सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं, देख सकते हो आप लोग पूरा इसी में. नाउ इट इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी. ध्यान से सुनिए बेटा, स्लाइडर पर आप लोगों ने कभी स्लाइड की होगी. देखो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और सरफेस भी बोल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड जो कोई एंगल बनाता है इस सरफेस के साथ, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइनड प्लेन. इट इज इंक्लाइनड प्लेन. इसको इंक्लाइनड प्लेन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं. आप लोग मुझे बता दीजिए बेटा, अगर ऐसे होगा इस पर हम स्लाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगल जो ये वाला एंगल है ये कम है. फिर हम स्लाइडर को थोड़ा और बढ़ा देंगे, इस पर स्लाइड ज्यादा होगा. इससे अगर मैं ऐसे रखूंगा, इस पर तो हम स्लाइड ही नहीं कर सकते, इस पर तो सीधा गिर सकते हैं. आप लोगों को स्टेप वाइज बढ़ाना है. इधर देखिए, इस पर तो स्लाइड होगा ही नहीं, इस पर थोड़ा होगा, इस पर इजिली होगा, इस पर तो होगा ही नहीं. ठीक है, आप देख लीजिए वो मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल बिटवीन द इंक्लाइनड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन at which if a body is kept on the inclined plane it just starts sliding down. बात सुनिए बेटा, वो एंगल किस किस के बीच में, इंक्लाइनड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको अल्फा से मैंने डिनोट किया. द मिनिमम एंगल बिटवीन द इंक्लाइनड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन at which if a body is placed at, शाबाश बेटा, inclined plane it just starts sliding down. जैसे स्लाइडर कहीं पर होते हैं बेटा, जब आप स्लाइडर के ऊपर चलते हो आप लोगों को कोई धक्का नहीं देता, आप सिर्फ उस पर बैठते हो, आप लोग स्लाइड हो जाते हो. वो पर्टिकुलर एंगल पर बनाया गया होता है, ये एंगल देखना होता है. उस पर बॉडी के रखने से ही बॉडी नीचे आती है खुद ब खुद. उस मिनिमम एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. द मिनिमम एंगल बिटवीन द इंक्लाइनड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच इफ ए बॉडी इज केप्ट, बॉडी किस पर रखी, इंक्लाइनड प्लेन, इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ये स्टार्ट करती है स्लाइड डाउन करना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज
angle of repose is denoted by alpha. It is denoted by alpha. Now again we have to derive the relation between mu and alpha. म्यू और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालनी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज इज डिनोटेड बाय, शाबाश बेटा, अल्फा. इसको करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को इसमें वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं. इस बॉडी का वेट होता है, वेट होगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ऐसे होगा वेट, और ऐसे नहीं करोगे क्योंकि वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हमेशा होता है. इट इज वेट विच इज इक्वल टू mg. ठीक है. इंक्लाइनेड प्लेन नॉर्मल रिएक्शन देता है. आज से याद रखना, इसको आप लोग सीधा नहीं कर सकते हो क्योंकि इंक्लाइनेड प्लेन, ये वाला प्लेन नॉर्मल रिएक्शन देता है क्योंकि ये बॉडी इस पर रखी गई है. तो इंक्लाइनेड प्लेन नॉर्मल रिएक्शन देता है, वो आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे इस प्लेन को, इस प्लेन को परपेंडिकुलर डालोगे. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है बेटा. बॉडी खुद ब खुद नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है बॉडी, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ होता है क्योंकि बॉडी नीचे आती है, स्लाइड डाउन हो जाती है. कौन लाता है इसको नीचे, वो भी मैं अभी बताता हूं. इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व mg इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट इसका इधर से आया अपोजिट टू r, और दूसरा कंपोनेंट इधर से आया, ताकि ये बनाए 90 डिग्री का एंगल, ये और ये. ठीक है. ये अल्फा है, दिस इज अल्फा. अगर ये mg है तो एंगल इसके साथ बन गया, एंगल इस वाले कंपोनेंट के साथ, तो ये बन गया mg cos अल्फा. तो ये बन गया mg sin अल्फा. ठीक है बेटा, क्योंकि mg को रिजॉल्व कर दिया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में देख लीजिए, ये जो r है किसके इक्वल और अपोजिट है, r इज इक्वल टू, शाबाश, इन इक्विलिब्रियम r इज इक्वल टू mg cos अल्फा. डायग्राम में देख सकते हो, r इज इक्वल टू mg cos अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और f इज इक्वल टू mg sin अल्फा. f इज इक्वल टू mg sin अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. This mg sin alpha component is responsible for sliding down the body on the inclined plane. Equilibrium में f is equal to mg sin alpha, r is equal to mg cos alpha. Dividing second by first, divide कर दीजिए. f upon r is equal to mg sin alpha upon mg cos alpha. mg cancel, sin upon cos is tan alpha. ठीक है बेटा, tan alpha. बट f upon r किसके बराबर, f upon r is mu. f upon r के बजाय क्या लिखेंगे, mu is equal to tan alpha. बेटा याद रखिए, what is mu, coefficient of friction. What is alpha, angle of repose. What is the relation between mu and alpha, mu is equal to tan alpha. यहां पर लिखेंगे mu is equal to tan alpha. ठीक है बेटा, ये आ गई रिलेशन. नाउ आप लोगों को मैं फिर से बताता हूं एक और चीज. म्यू हमने tan थीटा भी निकाला. थीटा क्या है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. थीटा जो है इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. म्यू ही निकाला हमने tan अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. जो अल्फा है इट इज एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है बेटा. If we compare these two equations,
कंपेयर tan theta is equal to tan alpha. Theta is equal to alpha. This means angle of friction is equal to angle of repose. This is the relation between angle of friction and angle of repose. ठीक है बेटा, यहाँ तक आज हम कर पाएंगे, इसके आगे नेक्स्ट टाइम।